मॉलिक्यूल से टेस्ट था। मैम तो फिर हाँ मैम। यूट्यूब पर भी अपलोडेड है क्या तनिष्का? तो मैम वो जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर अपलोडेड है? हाँ, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो मैम वो हमारे वाली प्लेलिस्ट में नहीं है, दूसरी प्लेलिस्ट में। दूसरी प्लेलिस्ट में बेटा, दूसरे बैच में पढ़ा रही थी ना मैं बायोमोलिक्यूल्स। मैंने शेयर भी किया था, आपको पढ़ना होगा वहां से पढ़ लेना, ठीक है? नहीं तो समझ में आ ही जाएगा, उसकी टेंशन मत। नवनीत मैम मंडे से आप ही पढ़ाओगे ना? हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा पहले से ही, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। तो शांति से सबके सब बैठ के अच्छे से समझना कि इस चैप्टर में क्या। अब ये चैप्टर पहली चीज आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, 11th वाले बच्चों के लिए नहीं आएगा ना स्कूल एग्जाम्स में। नई टर्म 1 में आएगा, नई टर्म 2 में आएगा। आएगा तनिष्का? स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है 11th वाले बच्चों का? मॉर्फोलॉजी। मैम मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन में मैम मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है मेरे स्कूल में। बाकी ये वाला चैप्टर के स्कूल में बताया कि होगा या नहीं होगा? बिकॉज स्कूल्स में जो है ना वो नई एनसीईआरटी फॉलो हो गई, और नई एनसीईआरटी में चैप्टर कट है, तो मैम फिर नहीं आएगा है ना? ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम चैप्टर छोड़ तो नहीं सकते, नीट में तो आएगा ही आएगा। और जिसके स्कूल में हो गया इट मीन उनके स्कूल वाले नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। स्कूल में तो बहुत ही रेयर होगा, और अगर आ भी गया स्कूल में तो हम इस वे में तो पढ़ेंगे कि आपके स्कूल एग्जाम्स में हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है? तो अब देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है, बेसिकली नोट्स अच्छे से बना लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इससे पहले चैप्टर में मॉर्फोलॉजी सबने पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, एनाटॉमी पढ़ा है। तो हमने देखा था मॉर्फोलॉजी में कि भाई हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग वेराइटीज के होते हैं, है ना? रूट्स किसी के अंदर अलग होती है, अलग होता है, किसी के अंदर लीफ अलग होता है। सेम हमने एनाटॉमी चैप्टर में देखा कि भाई प्लांट जो है, प्लांट्स के पास आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी होता है, कुछ किसी के पास परमानेंट टिश्यूज भी होता है, होता नहीं होता है? तो अब प्लांट इतनी बड़ी बड़ी साइज के, जैसे कि एक 100 मीटर साइज का प्लांट होता है यूकैलिप्टस का। यूकैलिप्टस का होता है ना 100 मीटर, यस बहुत बड़ी हाइट का प्लांट होता है। अब आप खुद सोचो, देखो सिंपल सी चीज है यहाँ पे। मेरे पास एक बड़ा साइज का ट्री है, रूट्स एब्जॉर्प्शन का, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? रूट्स। रूट्स करती है। रूट्स के अलावा अब चाहे आप इसके प्लांट के टिप के ऊपर से पानी डाल दो, कुछ भी कर दो, वो वाला पार्ट क्या वहां पे पानी डालना वर्थ है हमारे लिए? यस नो मैम। पानी डाल रहे हो आप, स्टेम पे पानी डाल रहे हो, उसके फ्लावर पे पानी डाल रहे हो, वेस्ट चीज है। अगर पानी को आप रूट्स में डालोगे, भाई रूट से ही तो वाटर एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स के पास क्या था, एनाटॉमी में पढ़ा था, रूट हेयर्स। वही रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। और आप खुद सोचो भाई ये इतने बड़े साइज का प्लांट है, लेट सपोज इसको और बड़ा कर दो, तो भाई यहाँ से रूट से वाटर ऊपर वाली टिप तक कैसे जाएगा, यहाँ तक टिप तक कैसे पहुंचेगा? क्या इसके अंदर कोई बस वगैरह या कुछ है? नहीं है। ड्रॉपर वाले बच्चे ये मत सोचना ज्यादा डिटेल में चल रहा है, सिर्फ अभी चैप्टर्स का बेसिक बता रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है? कुछ नहीं है ना ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे, बस ट्रेन प्लेन कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा। टिप को भी चाहिए वाटर, तो सेम ऐसे ही हमारे पास लीव्स होती है यहाँ पे साइज की। ये लीव्स, लीव्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है नहीं होता है? यस अब फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे क्या बन रहा है, बन रहा है। रूट्स तो फूड नहीं बनवा रही ना, नहीं बनवा रही, तो हमें इस फूड को रूट्स तक भी लेके आना है और बाकी के पार्ट में भी लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है स्टेम का कोई पार्ट है जिसके ऊपर लीफ नहीं है, यस तो हमें फूड को भी हर जगह ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ नहीं का मतलब ये है, बस ये समझेंगे कि रूट से वाटर प्लांट की टिप तक कैसे जाएगा, और फूड जो है लीफ से उठ के रूट्स तक कैसे आएगा, ये समझ रहा है बस। बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है? चलो अब लिखना स्टार्ट करो। तो अब देखो भाई हमको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। अब सपोज करो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे मेरे साइड में बिल्कुल कोई इंसान बैठा है, मुझे उसको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, तो मैं डायरेक्टली दे दूंगी ना उसको, तो वो बोलेगा शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे हम?
Yes. और मेरे पास मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई दूसरे रूम में इंडिविजुअल बैठा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी मीडियम की हेल्प लेनी पड़ेगी या नहीं? भाई यहाँ पे सब ट्रांसपोर्ट कर दो, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। Yes. तो Yes, तो हमारे पास एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड एक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मतलब विद इन द सेल भी हो सकता है, एक सेल के अंदर ही दो कंपोनेंट है, वो दोनों आपस में सब्सटेंस कर इंटरचेंज करा रहे हैं, Yes. ये आपका इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, और बिटवीन टू डिफरेंट सेल भी हो सकता है, दो अलग अलग सेल्स के बीच में, तो ये इंटरसेलुलर भी हो सकता है नहीं हो सकता है? Yes. साइटोप्लाज्म के थ्रू भी हो सकता है, तो हम इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू भी लिखवा सकते हैं, हो सकता है, या फिर ये आपका डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। डिफ्यूजन क्या होता है अभी आगे समझोगे, या फिर आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है। मैम स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूवमेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट पाया जाता है, साइक्लोसिस भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोसिस। इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव कर रहा है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है मेरे को, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे को दूसरे रूम में कोई सब्सटेंस ट्रांसफर कराना है, तो मेरे को कुछ मीडियम की जरूरत पड़ेगी, या फिर मैं अभी यहाँ पे अपने एरिया में हूँ, मुझे दिल्ली कोई सब्सटेंस कोई चीज ट्रांसफर करानी है, तो मेरे को एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो पहली चीज लिखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन के लिए मैंने बोला मीडियम चाहिए हमको, तो मीडियम हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम यूज करता है। जाइलम एंड फ्लोएम, वो कौन से प्लांट थे जिनके अंदर सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुए थे? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ना, सबको पता है, सबसे पहले इन्हीं के अंदर आए थे। जो जाइलम होता है ना ये आपका, ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो दिखाता है, यूनी डायरेक्शनल, जबकि जो फ्लोएम होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब जाइलम ये बोलेगा कि भाई मैं एक जगह से सब्सटेंस दूसरी जगह ले जाऊंगा, वहां से अगर वो मेरे को रिटर्न में कुछ देने लगे, मैं उसको वापस लेके नहीं आऊंगा। तब यहाँ से मैंने कोई चीज दिल्ली ट्रांसफर करी तो बोलते हैं कि दिल्ली तक ले जाएंगे, लेकिन दिल्ली से वापस आपके पास कुछ और नहीं लेके आएंगे। तो जाइलम जो होता है हमने पढ़ा है वो किसका कंडक्शन करता है? Water. वाटर का कंडक्शन करता है। कभी सोचा है ये यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि देखो ना, मैम बस नीचे से ऊपर तक पानी ले जाना होता है। नीचे से पानी ऊपर जाना है, भाई ऊपर थोड़े ना पानी है कि ऊपर से नीचे भी पानी लेके आना है। Yes. मैम ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का ही फर्स्ट पॉइंट एक बार और बता दो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर विद इन द सेम सेल, एक ही सेल के अंदर दो है आपके पास, दो सेल ऑर्गेनेलिज, उनके बीच में कुछ ट्रांसपोर्ट कराना है, वो इंट्रासेलुलर, और दो अलग अलग सेल्स के बीच में कराएंगे इंटरसेलुलर। ओके। आया बच्चे समझ में? यस मैम। बाकी सब किसी को ज्वाइनिंग में तो इश्यू नहीं हो रहा ना? ठीक है, ये आ गया। तो वाटर का कंडक्शन कराता है, और जो फ्लोएम है बाय डायरेक्शनली किसका कंडक्शन कराता है? फूड का कंडक्शन कराता है ये। एंड इनका जो कंडक्शन होता है ना वो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है वो भी लिख लो, मास फ्लो के थ्रू होता है, एज वेल एज रूट प्रेशर यहाँ पे हेल्प करता है, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन फुल हेल्प करता है। अब ये जितना मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि भाई मास फ्लो, रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन फुल, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम इसके कंपोनेंट हम लोगों ने एनाटॉमी चैप्टर में पढ़े हैं। ड्रॉपर वाले बच्चे टेंशन मतलब, आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। मास फ्लो, रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन, देन यहाँ तक सबको Yes. आ जाओ। यस मैम।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन पॉइंट विल बी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अभी आप लोगों की मम्मियाँ किचन में खाना बनाना शुरू कर रही थी, बहुत लोगों की मम्मी है, तो किचन में जो खाना बनता है उसकी स्मेल या उसकी खुशबू, स्मेलिंग बोलेंगे, फ्रेग्रेंस हमारे रूम तक आ जाती है, हम अपने रूम में बैठे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डिफ्यूजन बोलता है। भाई वी कॉल इट डिफ्यूजन। हुआ क्या है यहाँ पे, मम्मी जहाँ पे खाना बना रही है वहां पे उस गैस पार्टिकल के मॉलिक्यूल ज्यादा है, आपके रूम में कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से Low concentration. लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं, और मॉलिक्यूल्स कब तक मूव करते हैं, अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन। जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई से लो या लो से हाई, ए या बी, यहाँ पे ज्यादा है B to A. तो ए जाएंगे ना। और कब तक, जब तक दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब तक। क्या इस प्रोसेस में मेरे को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, नहीं No, पड़ेगी, ma'am. हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है, एक जगह ज्यादा चीज ज्यादा, एक जगह कम है, तो वही एक मैकेनिज्म हो गया, वही एक ड्राइविंग फोर्स हो गया चीजों को मूव कराने के लिए। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, No, ma'am. Yes, ma'am. किसी किसी को हो रही है शायद से। Yes, ma'am. लक्ष्य ने बोला जैसे आलू पूरी, बी से, वेरी गुड सुप्रिया। अगर फिर से वॉइस ब्रेक होगी तो बता देना, ठीक है। तो बी से ए जाएगा, तो ये क्या है, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। अब भाई एनर्जी नहीं लग रही है, और जहां पे एनर्जी हम लगा देते हैं प्रोसेस फास्ट हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी नहीं है, तो ये कैसा प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे नो एटीपी रिक्वायरमेंट, कोई एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इस प्रोसेस को कराने के लिए जरूरी है लिविंग सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होगा, भाई No, मम्मी ने खाना बनाया, हमारे रूम तक फ्रेग्रेंस आ गई, कोई लिविंग सिस्टम के ऊपर, तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये इंडिपेंडेंट है लिविंग सिस्टम के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। जरूरी नहीं है सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर ही होगा, हाँ हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ्यूजन सिर्फ लिविंग बॉडी में ही पाया जाएगा, डिफ्यूजन कहीं भी पाया जा सकता है, एनीवेयर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ना आप लोगों को, ये आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इफ यू वांट मैं आप लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी दिखा सकती हूँ, सारे एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट है। यहाँ पे हमको कोई इनहिबिटर्स की रिक्वायरमेंट, इन नो इनहिबिटर्स, मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस को कुछ भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो इनहिबिट कर दे, कोई इनहिबिटर नहीं होंगे यहाँ पे। इनहिबिटर्स कहाँ पे काम करेंगे, इनहिबिटर जैसे आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, उसमें एंजाइम्स के केस में, एंजाइम्स के पास एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, अगर सबस्ट्रेट की जगह कोई इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता था तो एंजाइम हमारा बेचारा खराब हो जाता था या नहीं, Yes, ma'am. है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं एक्टिव साइट वगैरह का, तो इनहिबिटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे ना यहाँ पे। और गैस Yes, ma'am. मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे मूव करते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं। नेक्स्ट लाइन ये हमको बोलते हैं कि भाई जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, वो लिक्विड्स के अंदर हो सकता है एंड गैसेस के अंदर हो सकता है, क्या सॉलिड के अंदर हो सकता है, अच्छा क्या डिफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड का और सॉलिड के अंदर दो अलग चीजें हैं। हम सॉलिड का नहीं हो सकता, पर सॉलिड के अंदर हो सकता है। Exactly, this is the correct line. In not of solid. सॉलिड का नहीं होगा, कहाँ पे पाया जाएगा, ओनली इन
सॉलिड, सॉलिड का नहीं होगा, सॉलिड के अंदर होगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नीट में आ सकता है। क्या मैम डिफ्यूजन? हाँ बेटा, डिफ्यूजन सॉलिड का नहीं हो सकता, सॉलिड के अंदर हो सकता है। मैम इसका कोई एग्जांपल? इसका एग्जाम्पल तो जनरली कुछ नहीं होगा। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, या फिर ऐसे समझ लो कोई, जैसे कि हमारे पास सॉलिड का जैसे कोई पार्टिकल्स होता है, जैसे हवा में पार्टिकल्स होता है ना, तो पार्टिकल्स को देखे बहुत सॉलिड होंगे या नहीं होंगे अंदर से? होंगे मैम। मॉलिक्यूल्स अलग है, वो मॉलिक्यूल्स है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, उनको सॉलिड कंसीडर करके उसका डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक सॉलिड का नहीं हो सकता, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का। यस मैम। ठीक है, अब ये तो हमारे इसके फीचर्स थे डिफ्यूजन के। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि भाई डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन, लिखो, ये हमारा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कि हमारे पास ये एक सिस्टम था, एक सिस्टम ये था, दोनों सिस्टम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या डिफ्यूजन होगा? नो मैम। नहीं होगा। तो डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे? यस मैम। यस पॉइंट ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेरे पास जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, अगर मैंने इस मेम्ब्रेन की जगह पे यहाँ पे बहुत थिक वॉल लगा दी, या ऐसी कोई मेम्ब्रेन लगा दी जो इम्पर्मिएबल है, तो क्या सब्सटेंस मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। देखो लक्ष्य, इसका मतलब बेटा ये है कि जो डिफ्यूजन है ना, वो लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स का तो हो सकता है। एक बाल्टी ले लो ऐसे, या फिर एक बड़ा सा टब ले लो, टब के बीच में एक ऐसी बॉल लगा दो कुछ भी, और वहां पे एक बीच में जैसे कर दो छोटा सा, ज्यादा वाटर कर दो इधर साइड, कम वाटर कर दो, तो ज्यादा से कम की साइड वाटर मूव कर जाएगा ना, तो लिक्विड का डिफ्यूजन हो रहा है ना। सेम गैसेस का भी हो सकता है, एक रूम में गैसेस पार्टिकल ज्यादा हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं तो वो आसपास वाली रीजन में भी फैल जाती है, नहीं फैल जाती है फ्रेग्रेंस, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, हाई से लो की तरफ फैल जाते हैं। मेरे रूम में एक सोफा रखा है, सॉलिड है, दूसरे रूम में सोफा नहीं है, मतलब मेरे रूम में 4 सोफे हैं, दूसरे रूम में कम सोफा है, एक सोफा है बस। 4 और 1 डिफरेंस है या नहीं है? हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, क्या देखा है कभी सोफा खुद से जाके मूव कर रहा है? नो मैम। लेकिन सॉलिड पार्ट, सॉलिड जो सब्सटेंस है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। ठीक है, यस मैम। और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं मैम, वो सेडिमेंट हो जाएंगे। हाँ वो डिफ्यूज हो सकता है। सॉलिड के ऊपर भी डिफ्यूजन, जैसे कि एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक एड्सॉर्प्शन, वो आगे पढ़ाओगे, चलो उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। परमिएबिलिटी वाला समझ में आया? यस टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ये चीजें भी अफेक्ट करेगी हमारे प्रोसेस को। नेक्स्ट, डेंसिटी एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां से भी बेटा नीट में क्वेश्चन आता है। मैम, ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना? एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है प्रोसेस। यस मैम, पढ़ा था। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, टेम्परेचर, एक्सटर्नल प्रेशर, डिफ्यूजन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सपोज ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। मेम्ब्रेन्स जो है ना, इसकी मेम्ब्रेन्स बहुत ज्यादा हम फ्लेक्सिबल बनवा दे, तो मैं इधर से पुश लगा रही हूँ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इधर से लगा रही हूँ, तो मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे, है ना। लेकिन इधर तो हाई थे, लेट्स सपोज इधर लो मॉलिक्यूल्स है, और मैं इधर से पुश लगा रही हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ, तो मॉलिक्यूल्स अब इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे, तो अफेक्ट हो जाएगा हमारा प्रेशर। यस मैम। आगे समझ में डिफ्यूजन सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट? एक बार थम्स अप देके बताओ कितने बच्चे एक्टिव है क्लास में, जल्दी से। ड्रॉपर वाले बड़े कम बच्चे आए हैं आज क्लास में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब आप बोलोगे मैम वो भी डिफ्यूजन था ये भी डिफ्यूजन है, डिफरेंस क्या है दोनों में? इस डिफ्यूजन को वी कैन कॉल सिंपल डिफ्यूजन। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको सिंपल डिफ्यूजन लिख लेना। सेकेंड वाला हो जाएगा आपका फैसिलिटेटेड। अब सिंपल, एक इंसान बहुत सिंपल कंडीशंस में सरवाइव कर रहा है। सिंपल कंडीशन में सरवाइव करने वाला इंसान कैसे होता है कि भाई उसको कैसी भी कंडीशंस में रख लो, उसको कुछ भी खाने को दे दो, कुछ भी पहनने को दे दो, वो हर चीज उसके लिए एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी? सब कुछ accept कर लेगा उसको, बिना फालतू की आर्ग्यूमेंट्स करे। लेकिन एक इंसान जिसको स्टार्टिंग से बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है, एक अच्छा रहने के लिए घर दिया हुआ है, अच्छा खाने के लिए दिया हुआ है, अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल मिला हुआ है, उसको अगर आप कुछ भी सब्सटेंस, कुछ भी चीज ऐसी लाके दे दोगे, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं नो कर- मैम। तो उसको हमें क्या कराना पड़ेगा? उसके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी ही देनी पड़ेगी। तो सिंपल डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन जिसमें हर टाइप के सब्सटेंस डिफ्यूज हो सकता है। वो कैसा भी सब्सटेंस ले आओ, लिपिड सॉल्युबल ले आओ, वाटर सॉल्युबल ले आओ, सबको डिफ्यूज करा देगा। लेकिन ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा डिफ्यूजन है, ये बोलेगा कि भाई मैं सारे सब्सटेंसेस को नहीं कराऊंगा ट्रांसफर। क्यों नहीं कराऊंगा? उसके पीछे का रीजन हमें पता ही है, कि हमें पता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर तो मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। यस। वहां पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से। यस मैम। लिपिड का परसेंटेज कितना होता है? 40%। 40। और प्रोटीन का 52%। 52%। जब हमने मेम्ब्रेन बनाई थी तो हमने ऐसे बनाया था ना, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स एम्फीफेटिक नेचर के थे। एम्फीफेटिक। जो हेड वाला रीजन था वो कैसा था? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है ना बेटा? हाइड्रोफिलिक था, यस मैम। वाला हाइड्रोफोबिक था। मैम हाइड्रोफिलिक। क्योंकि बाहर तो वाटर होता है बेटा, तभी देखो क्या बोला था, भूल जाओ तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखना कि बाहर भी वाटर है सेल के अंदर। तो भाई बाहर वाला हेड, जो हेड वाला पार्ट है बेटा, हेड वाला पार्ट तो आपका है ना वाटर के मीडियम में। यस मैम। तो फिर बाहर वाला हेड वाले पार्ट को आप हाइड्रोफोबिक कैसे बोल रहे हो? बताओ, जिसने हाइड्रोफोबिक बोला समझ में आया तुम्हें? यस मैम। क्योंकि डायग्राम बना के देख लेना, सेल के बाहर और सेल के अंदर वाटर है, हेड वाले पार्ट ने अपने आप को वाटर के पास रखा हुआ है। लवली, कोई डाउट है? एनी डाउट? तो हाइड्रोफिलिक है। अब आप खुद सोचो एक चीज, भैया हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मेरे को डिफ्यूजन कराना है कि लेट्स सपोज वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर ज्यादा है। अभी करती हूँ लवली, एक सेकेंड। अंदर वाटर कम है, ध्यान से समझना। बाहर वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है, डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? बाहर से होगा मैम। सब्सटेंस अंदर जाएगा, बाहर से सब्सटेंस अंदर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई देखो हेड वाले रीजन तक तो वाटर आ जाएगा, लेकिन ये जो बीच में टेल वाला पार्ट है ये तो वाटर को रिपेल करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। अब क्या किया जाए यहाँ पे? किया जाए ये कुछ पोजीशन चेंज कर देता है। क्या? मैम आपने सेल वाले चैप्टर के टाइम पे ही बताया था कि कुछ पोजीशन चेंज कर प्रोटीन्स होते हैं, पोजीशन चेंज नहीं, प्रोटीन्स होते हैं। बताए थे ना 2 टाइप के प्रोटीन। जब एक्सट्रिंसिक। मैंने वाला चैप्टर पढ़ाया था ना तब भी ये चीज पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। 2 टाइप के प्रोटीन्स होता है यहाँ पे। कौन कौन से? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो एक्सट्रिंसिक होता है उनको तो पेरिफेरल बोलते थे, सरफेस के बाहर। इंट्रिंसिक एम्बेडेड होते थे पूरी तरीके से। तो भैया जो वाटर मॉइटी वाला सब्सटेंस है, वाटर ही है लेट्स सपोज, ये वाटर इस प्रोटीन के थ्रू जाएगा ना अंदर, सेल मेम्ब्रेन नहीं जाने देगी उसको अपने अंदर से।
जो लिपिड वाला पार्ट है वो नहीं जाने देगा अपने अंदर से, प्रोटीन के थ्रू चला जाएगा, ये सिंपल। एक, अब आप खुद देखो, एक इसको स्पेशल फैसिलिटी दी ना हमने कि भाई तू कहीं से मत जा, ये स्पेशल रास्ते, तू यहाँ से एंट्री ले, Yes. इसीलिए नाम सही रखा है इन्होंने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसका। अब एक चीज और बताओ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए मेरे को कराना पड़ेगा? Liquid. जो वाटर मॉइटी होंगे, जिनकी वाटर मॉइटी होगी, Yes. यस है ना? तो बस ये लिख लो चलो। मैम मॉइटी क्या होता है? मॉइटी का मतलब होता है बेटा, मॉइटी हिंदी में क्या बोलेंगे मॉइटी को? वाटर मॉइटी। जैसे मेरी मॉइटी बायोलॉजी है, मुझे बायो पसंद है, किसी की केमिस्ट्री होगी, ऐसे। ये सब्सटेंस हुआ मॉइटी, सॉल्युबल समझ लो कि भाई जिसके साथ इजीली घुल मिल जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, ऐसे समझ। ओके मैम। Yes. देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, सबसे पहला ये भी हमारे सिंपल डिफ्यूजन के जैसे क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही मूव करेगा, और ये भी कोई एनर्जी यूज नहीं करेगा, तो दिस इज ऑल्सो पैसिव ट्रांसफर। प्रोसेस। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब कोई भी सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है ना, उसको बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। लिख लो इसको, फिर बताती हूँ कैसे डाउन हिल हुआ है। डाउन हिल, हिल्स तो समझते हो, पहाड़, हिल्स पहाड़, Yes. है ना? ये पहाड़ है मेरे पास, नीचे बनाया छोटा सा, ठीक है? पहाड़ में ये हाइट हाई है ना, हाई हाइट, ये लो Yes, हाइट। लेट सपोज यहाँ पे तनिष्का खड़ी है, ये तनिष्का, तनिष्का को नीचे से ऊपर जाना है, लो से हाई जाना है। अब स्टेयर्स पे नीचे से ऊपर चढ़ते हुए मेहनत ज्यादा लगती है ना, एनर्जी ज्यादा लगती है, Yes. लेकिन अब तनिष्का नीचे से ऊपर जा रही है, लो से हाई जा रही है, तो उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगी, लो से हाई जाएगी, तो कैसा जा रही है वो? अपहिल जा रही है, नहीं हिल, अप, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अपहिल। लेकिन जब तनिष्का हाई से लो आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, एनर्जी नहीं लगी। कभी वहां वैष्णो देवी गया कोई? Yes. वैष्णो देवी या फिर केदारनाथ, yes, ma'am. वहां पे पैदल चलने वाला रास्ता होता है, जाना इजी होता है, मतलब जाना डिफिकल्ट होता है, आना मुश्किल होता है। नहीं, ये ट्रैकिंग पे गया हो कोई पहाड़ी इलाके में, आते थे Yes, ma'am. चढ़ने में इतनी मेहनत लगती है, उतरने में नहीं लगती मेहनत, Yes, ma'am. Yes. Yes, क्योंकि ma'am. चढ़ रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ रहे हैं। क्यों डाउनहिल बोला? हाई से लो आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, और ऊपर से नीचे आने में मेहनत नहीं लगती ना, एनर्जी नहीं लगती, एटीपी नहीं लगेगी, तो इसलिए इन वाले प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। एनर्जी कहाँ लगेगी? जहां नीचे से ऊपर जाओगे, अपहिल मूवमेंट कराओगे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना कुछ? No, ma'am. No, ma'am. पक्का से सबको समझ आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. चलो फिर, तो पैसिव हो गया, डाउनहिल मूवमेंट, और तो सिंपल वाला भी हमारा डाउनहिल था ना। ये प्रोसेस हम किसके लिए कराते हैं? सिर्फ कौन से सब्सटेंसेस के लिए जिनकी कैसी मॉइटी होती है? Hydrophilic. हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस लिख दो। अब इनका मूवमेंट किसके थ्रू होता है? कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्यों बोला हमने उनको? क्योंकि वो सब्सटेंसेस को कैरी करके लेके जा रहे हैं, कैरियर प्रोटीन। लेकिन ये प्रोसेस सेंसिटिव होगा किसके लिए? इनहिबिटर्स के लिए, Yes, ma'am. क्योंकि भाई इस प्रोटीन पे आगे कोई इनहिबिटर बाइंड कर गया तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, Yes, ma'am. और यहाँ पे एक सैचुरेशन इफेक्ट भी आएगा। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब ये होगा कि भाई जब मैंने एक मेम्ब्रेन के सारे प्रोटीन्स यूज कर दिए, लेट सपोज 10 मेरे पास कैरियर प्रोटीन है एक मेम्ब्रेन के अंदर,
10 मॉलिक्यूल जब मैंने ट्रांसफर करा दिया हर एक प्रोटीन से एक मॉलिक्यूल, तो सैचुरेशन आ जाएगा। Yes, ma'am. सैचुरेशन पॉइंट जैसे कि वो होता है ना, पानी पानी में चीनी घोलते रहो, एक टाइम ऐसा आता है कि भाई चीनी घुलनी बंद हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट ही तो बोलता है उसको, सैचुरेशन हो गया। फिर आप उसको गैस पे रखते हो, उसको हीट देते हो, तब वो और शुगर उसमें डालते हो, घोलते हो, तब वो शुगर और ज्यादा घुलती है, Yes, ma'am. टेम्परेचर देना पड़ता है। हाँ, तो सेम प्रोसेस ये भी है। चलो, मैम ये वाला पॉइंट बता दो फॉर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस और ये जो हम ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए कराएंगे ना जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग सब्सटेंसेस है, हाइड्रोफिलिक मॉइटी है जिनकी, क्योंकि भाई सिंपल्स बाकी सब्सटेंसेस तो इजीली मूव कर जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, हाइड्रोफिलिक वाले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई बीच में क्या है, लिपिड के अंदर लिपिड मॉइटी है, लिपिड अपने अंदर से वाटर सब्सटेंस को थोड़ी ना जाने देगा। yes, कोई भी सब्सटेंस दो टाइप से सॉल्युबलाइज होता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है लिपिड सॉल्युबल। हमारी मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन एम्बेडेड है उसके अंदर, तो लिपिड क्यों वाटर वाले को जाने देगा अपने अंदर से, नहीं जाने देगा। तो उसके लिए मेरे को कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन पे आके कोई इनहिबिटर बाइंड कर गया, मेरा प्रोसेस रुक जाएगा, इसलिए भी ये प्रोसेस सेंसिटिव है, सारे प्रोटीन यूज हो जाएंगे, सैचुरेशन इफेक्ट आ जाएगा। डन। yes, ma'am. चल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, पोरेंस, इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आ जाता है। पोरेंस क्या होता है? दीज आर द लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स, लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स होते हैं ये, मतलब अभी जो हमने कैरियर प्रोटीन देखा ना, कैरियर प्रोटीन्स को ही चैनल प्रोटीन भी बोल दो, ये लार्ज साइज के होते हैं। ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है जो डबल मेम्ब्रेनस होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ना, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लार्ज साइज के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम पोरिन्स बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोरिन्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? भाई जितनी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे सब में पोरिन्स होंगे। एग्जाम्पल, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है पोरिन। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है हमसे। एक और स्पेशल पॉइंट आता है यहाँ पे जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज नोन एज एक्वा पोरिन्स। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा गार्ड, वाटर वाला हो, एक्वा पोरिन, एक्वा पोरिन्स को हम बोलते हैं वाटर चैनल्स। एक्वा पोरिन्स आर नोन एज, बिकॉज पोरिन्स चैनल्स, और एक्वा मतलब वाटर, एक्वा गार्ड वाला। तो ये जो एक्वा पोरिन्स होता है ना, ये किससे बने होते हैं? 8 डिफरेंट टाइप के, मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वा पोरिन्स। 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्वा पोरिन्स मिलके एक वाटर चैनल बना, सिर्फ याद रखना एक्वा पोरिन। और एक्वा या ऑक्टा, सेम सेम से याद रखना, एक्वा ऑक्टा, 8 है नाम याद रख। ये क्वेश्चन ऐसे देंगे, 8 डिफरेंट होता है, 7 होता है, 6 होता है, ऐसे क्वेश्चन देंगे। okay, ma'am. यस लवली, एनी डाउट तनु? मैम पोरेंस का फंक्शन क्या होता है? पोरिन्स का फंक्शन कुछ नहीं होता, जैसे कैरियर प्रोटीन्स थे ना हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने के लिए ओके मैम। वॉइस बेटा पता नहीं, मेरा नेट तो सही चल रहा है। मैम ये थर्ड पॉइंट है ना? कौन सा तनिष्का? मैम ये वाला थर्ड पॉइंट है ना? ये थर्ड पॉइंट है, पहला डिफ्यूजन पढ़ा, सेकंड हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ही है ये। ओके नबानिता आपको समझ आ गया था? सेंसिटिव टू इनहिबिटर
3 से आके इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। एक्वापोरेंस मिलके पोरेंस बनाते हैं। नहीं सुल्ताना, ऐसे नहीं है बेटा। पोरेंस प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया उनके बैक्टीरिया इनके अंदर होता है, एक्वापोरेंस अलग होता है। सब सिंपली पूछ लेता है एक्वापोरेंस कितने, मतलब एक्वापोरेंस से ही को हम वाटर चैनल्स बोलते हैं। तो ये वाटर चैनल के अंदर टोटल कितने एक्वापोरेंस पाए जाते हैं, एक वाटर चैनल में कितने एक्वापोरेंस मिलेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। मैम वाटर चैनल यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया। हाँ, वाटर मोइटी वाले सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कराने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ। यस मैम। अब थर्ड पॉइंट स्टार्ट होगा। द थर्ड वन इज वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। एक्टिव वाला जिसके अंदर एनर्जी यूज होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, नहीं चाहिएगी इसमें। Yes, यस मैम। पैसिव वाला स्लो है भाई, एटीपी नहीं यूज कर रहे तो ऑब्वियसली स्लो ही चलेगा। तो पहला पॉइंट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी इसकी एक प्रॉपर। अब एनर्जी लगी है तो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब लो से हाई जा रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, लो से हाई, अपहिल। अपहिल मूवमेंट हो गया। वेरी गुड। इसके अंदर जो कैरियर प्रोटीन्स होता है ना, होता है, मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पंप्स। इसलिए हम यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स को एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज नोन एज। यहाँ पे भी भाई प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सेंसिटिव टू इनहिबिटर तो होगा ही होगा। जहां पे भी प्रोटीन्स यूज करेंगे इनहिबिटर, और सैचुरेशन इफेक्ट भी होगा ही होगा, है ना, सैचुरेशन इफेक्ट भी। yes, स्पेशल पॉइंट होता है बस यहाँ पे, ये प्रोसेस जो होता है स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली भी ऐड कर देना। बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंसेस को रिमूव कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी की कमी है, लो से हाई भेज रहे हैं हम, किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो सिर्फ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही तो हम ट्रांसफर कराएंगे, सबको थोड़ी ना ट्रांसफर कराएंगे। तो इसलिए हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है, अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। ये लो से जब हाई जाता है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं हम कि अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है। मैम सेंसिटिव टू इनहिबिटर एक्सप्लेन। सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स का मतलब ये होता है बेटा, प्रोटीन्स है, प्रोटीन से आके कुछ और सब्सटेंस बाइंड कर गया तो ये उसका ट्रांसपोर्ट करा देंगे, तो हमारा जो एग्जैक्टली हमें सब्सटेंस ट्रांसफर कराना था वो नहीं हो पाएगा, तो इनहिबिट हो सकता है ना प्रोसेस। यस मैम। इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिव है ये प्रोसेस इनहिबिटर्स के लिए, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। आया समझ में। yes, अब जरा अपनी अपनी सबके सब एनसीईआरटी खोल के बैठे हो क्या, ये बताना। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आई गेस इन्होंने प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई किस प्लांट को कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये पैराग्राफ खुद से पढ़ना है। इसमें जैसे कि इन्होंने लिखा वाटरमेलन, वाटरमेलन को कितना वाटर होता है, उसके अंदर 92% वाटर होता है। जितने हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनको 10 से 15%, उनका जितना फ्रेश वेट है उतना वाटर चाहिए। मस्टर्ड प्लांट, उसको जितना उसका वेट है मस्टर्ड प्लांट का, हर 5 घंटे में उसको उतना पानी चाहिए। एप्पल प्लांट को पर डे 36 से 45 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कॉर्न प्लांट 3 लीटर पर डे वाटर चाहिए उसको, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो जितना एनसीईआरटी का डेटा है उसको हाईलाइट कर लो, प्लांट वाटर रिलेशन में सिर्फ इसी को याद रखो, ठीक है। मैम एंटीपोट और सिंपोट करा दीजिए। क्या क्या, मैम एंटीपोट और सिंपोट। वो मैं कराऊंगी, अभी वो कराऊंगी। प्लांट वाटर रिलेशन बताया मैंने अभी आपको, तो प्लांट वाटर रिलेशन डन है हमारा। यस मैम। मैम
हाँ लक्ष्य बेटा, कैमल वाला ही काम करता है ये एप्पल, बिल्कुल। देखो 3 टर्म आते हैं, एंटीपोड, इम्पोर्ट और यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब एक, मैम ये ठीक कौन है। से टॉपिक में? क्या क्या? ये तीनों टर्म्स कौन से टॉपिक में है? ये तीनों टर्म आपकी एनसीईआरटी में ही है। देखना जहां पे होता ना शायद एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला लिखा हो, उसी के नीचे लिखा हुआ है, डायग्राम बना रखा है। जैसे कि ये मेरा एक मॉलिक्यूल, एक मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज, ठीक है। एक सब्सटेंस मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ये आउटर और ये इनर, मतलब सेल का अंदर वाला पार्ट। तो बाहर से अंदर कोई एक सब्सटेंस मूव जा रहा है, उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। अगर 2 सब्सटेंस मूव कर रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम पोर्ट ट्रांसपोर्ट, तो उसको सिमपोर्ट बोलेंगे। एंटी मतलब 2 सब्सटेंस मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसको एंटीपोर्ट बोल देंगे, बस। एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट, यूनिपोर्ट, आगे समझ में? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर पोटेंशियल। हेडिंग डालो जल्दी से। 2 मिनट जरा इसका राइट करो। हाँ हाँ बनाओ बनाओ। मैम इससे लास्ट वाली स्लाइड एक बार शो कर। मेरी राइटिंग बड़ी खराब सी हो गई, एक तो ना मैं तो थोड़ा फास्ट फास्ट लिखती हूँ, तब बड़ी गंदी सी राइटिंग। डन मैम। देखो वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से। ये जो मैंने बनाया ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साई, PSI। अब आप बोलोगे मैम इसको तो पिसाई बोलना चाहिए, क्यों बोला? टी साइलेंट रहेगा इसका, ठीक है। पिसाई मत बोलना, साई बोलना, साई, वी कॉल इट साई, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल होता क्या है? एक चीज देखो, मेरे पास वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी फ्री एनर्जी प्रेजेंट है। अब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई तो जब कोई सब्सटेंस मूव करता है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लगती है, यस मैम। लगती है, सिर्फ मूवमेंट के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी लगेगी। तो मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर वाटर है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है ना। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल्स मजे से घूमेंगे, उन्हीं का राज है सिर्फ। तो वो एनर्जी, कितनी एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो लिखो इसको जरा, दिस इज नोन एज फ्री एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। इतनी फ्री एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो भाई हमारे पास साई डब्ल्यू होता है, वो 0 होता है हमेशा, किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। अब आप बोलोगे मैम 0 क्यों है? भाई 0 इसलिए है, अब आप खुद बताओ। देखो एक रूम में तनिष्का और खुशी गुप्ता, ये दोनों रह रही है, तनिष्का खुशी गुप्ता। तो भाई वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, मजे से रूम में रह रही है, उनको, उनके पास कोई बैरियर नहीं है, उनका जैसा मन कर रहा है वैसे रह रही है। जैसे होता है ना हॉस्टल के अंदर लड़कियां रहती है, कोई लाइट ऑन कर रहा है, एक दूसरे नई लाइट ऑन नहीं करने दे रही है, ऐसे ऐसे झगड़े चलते हैं। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, तो भाई इनको कोई इशू नहीं आ रहा है, उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है सारी कितनी है? 0, 0 है ना। और उनके साथ आके रहने लग गई अनीशा। अनीशा उनकी फ्रेंड नहीं है, तनीषा ने लाइट ऑन करी, अनीशा ने लाइट बंद कर दी, तो दोनों की झगड़े होंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तब वाटर पोटेंशियल आएगा या नहीं आएगा? हाँ यस मैम। ये देखो, तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब है कि भाई सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है उसके पास, और वाटर वाटर मॉलिक्यूल सारे मस्त रहेंगे आराम से एक साथ, कोई बाहर का ही नहीं, तो एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए प्योर वाटर के लिए 0 है। लेकिन
जैसे मैंने बोला भाई तनिष्का और खुशी रह रही थी फ्रेंड्स की, लेकिन मैंने वहां पे अनीशा को ऐड कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारा वाटर पोटेंशियल, कि भाई तनीषा और खुशी मजे से नहीं रह पाएंगी, अब फ्रीली नहीं घूम पाएंगी अपने रूम में, तो उनकी एनर्जी, वाटर पोटेंशियल उनका डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, घूमने की एनर्जी डाउन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो लिखो इस पॉइंट को, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय एडिंग सॉल्यूट इन वाटर। आपने वाटर के अंदर जब सॉल्यूट ऐड कर दिया, मतलब अनीशा को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। और इसी को हम बोलेंगे क्या, अब वाटर पोटेंशियल ना बोल के वहां पे राज किसका चलेगा, अनीशा का, तो वी विल कॉल इट सॉल्यूट पोटेंशियल। और अब साइड डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई, जीरो से डिक्रीज होके कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा ना। तो सॉलिड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। एंड इसको सॉलिड पोटेंशियल के साथ साथ हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। मैम एक बार फिर से बता दो डिक्रीज कैसे होगा? देखो डिक्रीज कैसे होगा, साइंटिफिक टर्म्स में समझाती हूँ। ये कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, एक ये कंटेनर है, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मन कर रहा है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जहां मन कर रहा है घूम रहा है। लेकिन बी वाले में भी क्या था, बी वाले में भी पहले वाटर मॉलिक्यूल ही थे, लेकिन अब इसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो लेट सपोज ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब बेचारा ये इधर जा रहा है, सॉल्यूट आ गया, इधर जा रहा है, सॉल्यूट आ गया, इधर जा रहा है, सॉल्यूट आ रहा है, इधर जा रहा है, सॉल्यूट आ रहा है। तो सॉल्यूट इसकी एनर्जी को डिक्रीज करा रहा है, इसकी जो घूमने वाली एनर्जी थी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इज अ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीली घूम रहे थे, जीरो थी, सॉल्यूट ऐड कर दिया, बैरियर आ गया, सॉल्यूट से कम हो गई, जीरो से कम हो गई, नेगेटिव हो गई। बताओ, अब अच्छे से घूम नहीं पाएंगे ना, एनर्जी डाउन होगी इनकी, इसलिए नेगेटिव हुआ। अब तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब एक मेरे पास यहाँ पे जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 सॉल्यूट मॉलिक्यूल डाले, और मैंने इसके अंदर डाल दिए 6 सॉल्यूट मॉलिक्यूल, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, 6 solute molecules. सही में? सी वाले का होगा ना? क्या होगा भाई, सिर्फ 3 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब जो साई डब्ल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, कि जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल डिक्रीज है ना। सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इनवर्स रिलेशन है या नहीं है, Yes. बताओ। यस सर। Yes, ma'am. में सिर्फ याद रखना भाई, वाटर के अंदर सॉल्यूट डाल दिया आपने, पानी के मॉलिक्यूल्स आराम से घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अब वो बेचारे मस्ती नहीं कर पाएंगे, वो डाउन हो गए, उनकी एनर्जी डाउन हो गई। होता ना, जैसे हम लोग अपने घर में होता ना, पहले जब हम छोटे बच्चे थे, अब तो नहीं होता, पहले हमारे घर में बुआ रहने के लिए आती थी, बुआ के बच्चे अगर हमें पसंद नहीं होते थे तो हम उनको कोई भी अपने सामान को टच भी नहीं करने देते थे, हम खुद भी इन सामान के साथ नहीं खेलते थे। बहुत लो लो सा फील करता है अगर हमारे घर में कोई ऐसे इंसान आके रहने लगे जो हमें पसंद ही नहीं है, लो फील करता है, नहीं करता? पहले तो हम मजे से घूम रहे होते हैं, मजे से कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान आ जाए जो हमें पहले पसंद नहीं है, उसके साथ भी हमें शेयरिंग करना पड़ेगा, सब कुछ, अपनी जगह शेयर करनी पड़ेगी, अपना रूम शेयर करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी डाउन होगी नहीं होगी? Yes, ma'am. वही केस है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल। सेकंड आ गया हमारे पास, सेकंड वन वी हैव प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, अब प्रेशर की बात अलग है। अब देखो भाई, आपको पसंद नहीं था सॉलिड मॉलिक्यूल, लेकिन या फिर वही वाला एग्जांपल ले लो, हमारे घर में आके कोई गेस्ट आके रहने लगा, नहीं पसंद था आपको, आप बहुत लो लो फील करने लगे, आपकी मम्मी ने आके आपको डांट लगा दी,
प्रेशर डाल रही है आपकी मम्मी आपके ऊपर कि भाई खेलो, थोड़ा मस्ती करो, 1-2 दिन के लिए आए हैं वो लोग, अच्छे से कोऑपरेट करो उनके साथ। सारी बुआ के बच्चे ऐसे ही होते हैं आती। मैम जब नानी के हाँ जाते हैं तब मैम, भी बहुत कजिन के शैतान हो। साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। मैम आजादी छिन जाती है। तो होता है ना, मम्मी प्रेशर, मम्मी बोलती है ना कि भाई अच्छे से रहो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, तो प्रेशर डालिए, एनर्जी बढ़ेगी आपकी। है? मम्मी ने प्रेशर डाला, मम्मी ने समझाया, एनर्जी बढ़ेगी ना। तो बस प्रेशर पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बाहर से एक प्रेशर आया। इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर आया, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 0 से इंक्रीज होगा, क्या वाटर पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस मैम। साइड डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास जो साइड डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लिखेंगे साई एस से, प्रेशर पोटेंशियल को लिखेंगे साई पी से। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। आगे आ जाओ। अब एक फॉर्मूला होता है, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस आई पी। अब एक चीज सोचो भाई, आपके क्या हो रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, तो साई पी तो 0 रहेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कि वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा अगर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है तो। यस मैम। बस दिस इज द फॉर्मूला। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये पूछ लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या फॉर्मूला होता है, ये भी पूछ लेते हैं हमसे। मैम एक बार फिर से बता दो। क्या? मैम फिर से बता दो, आई पी आपने 0 रखा। क्योंकि बेटा देखो, मैंने बोला साई पी का मतलब होता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं हम, तब हमारा साई डब्ल्यू जो है वो 0 से बढ़ के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बिल्कुल जितना एटमॉस्फेयर में नेचुरली रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा, तो साई पी 0 होगा ना। यस। तो जब साई पी यहाँ पे 0 पुट करोगे, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यही तो फॉर्मूला बचेगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। बस ये बताया मैंने। कि भाई जो साई डब्ल्यू है वो पॉजिटिव होगा, जो साई पी भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, साई डब्ल्यू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा। कब? जब प्रेशर पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है, इसके एक्सेप्शन लिख लो। जो साई पी है वो ऑलवेज पॉजिटिव, बट इसके हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है मेरे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है वो आगे समझ में आ जाएगा। प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए जो साई पी होता है वो होता है नेगेटिव, एज वेल एज जो हमारी जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स के लिए भी साई पी होता है नेगेटिव। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है। क्वेश्चन टाइम। आप ये फिर से बता दो, जाइलम वेसल्स का साइड नेगेटिव क्यों होता है? बेटा ये याद करना पड़ेगा, इसके पीछे बहुत लॉजिक होता है।
जाइलम वेसल का साइपीक्यू 0 होता है, क्योंकि जाइलम वेसल्स के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना कि वाटर ऊपर ट्रांसफर कैसे होता है, तो वहां पे आप समझोगे वाटर हमें क्या कराना है, नीचे से ऊपर की साइड ट्रांसफर कराना है। और वो अभी समझ में आ जाएगा वैसे, वो थोड़ा थोड़ा जब मैं आपको जाइलम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी कि पहले वहां पे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है वहां पे। समझ में आएगा? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अभी आपको जाइलम वो नहीं पता है कि रूट का कैसे होता है, लेकिन हाँ आपको समझ में जरूर आ जाएगा एक बार आप आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो। हाँ, ऐसे करो। ये कंटेनर है, ठीक है, बीच में एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ए, दिस वन इज बी। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे मान के चलो ये जो सर्किल सर्किल्स बनाए ना, ये मेरे पास सॉल्यूट है। तो यहाँ पे इस वाले कंटेनर में जो सॉल्यूट है वो कम है, तो वाटर ज्यादा होगा ना फिर यहाँ पे जब सॉल्यूट कम है। और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर। मैम वाटर या फिर वाटर पोटेंशियल? वाटर, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, देखो पोटेंशियल नहीं, वाटर। जहां पे मैं पोटेंशियल की बात करूंगी मैं वहां पे साई लिखूंगी जरूर। ओके मैम। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन वाटर, सॉल्यूट कम है और यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है वहां पे वाटर ज्यादा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे हो रहा है आपका प्रोसेस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन की अगर बात करें, फिर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वाले कॉन्सेप्ट से इसको समझो एक बार। ऑस्मोसिस तो सबको पता है क्या होता होगा, यस मैम। क्या होता है? यस मैम। मूवमेंट ऑफ मैम वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर फ्रॉम हायर ये कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। सुनो भाई सुनो, डिफ्यूजन से रिलेट करो। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, फिर पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ। अब आप बोलोगे मैम इसको स्पेशल क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन जो होगा वो किससे होगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमेशा देखो, ऑस्मोसिस में भी क्या होगा, ऑस्मोसिस में भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव करता है। बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है कि यहाँ पे लो से हाई होता है या हाई से लो होता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, 5 मिनट के लिए फोकस बना के हमें हमेशा याद रखना है, कहीं पे भी किसी भी चीज का मूवमेंट कराओगे वाटर चेक कर लेना, किधर वाटर ज्यादा है किधर वाटर कम है। हमेशा जहां वाटर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ मूव करेगा। तो इधर वाटर ज्यादा है तो वाटर इधर मूव करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। तो इन टर्म्स ऑफ वाटर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन लो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जा रहा है नहीं जा रहा है? अब एक और रिस्पेक्ट दे देखो, ये वाला जो कंटेनर ए है इसके अंदर वाटर ज्यादा है सोल्यूट कम है, इसका सोल्यूट ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का वाटर पोटेंशियल, दोनों में से ए और बी में से वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? ए का ज्यादा होगा। सोल्यूट कम है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। लो। अब इसी याद रखो, तो इसका मतलब जो वाटर, अगर हम मूवमेंट की बात करेंगे तो हाई वाटर से लो जाएगा या नहीं, बेटा मान जाओ। यस मैम। तो हाई वाटर या फिर हाई साइड डब्ल्यू लिख दूं, समझ जाओगे अब तो वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यस मैम। हाई साइड से लो साइड डब्ल्यू जा रहा है, जैसे अब तक बात करते हैं ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है, हाई से लो कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। अब इसी को एक और चीज से रिलेट करो, नेक्स्ट पेज पे देख लो, 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं।
हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। देखो टॉनिक से याद रखना, टॉनिक रिफर्स सॉल्ट या फिर सॉल्यूट, ठीक है। टॉनिक का मतलब जैसे होता है ना, उसको मेडिसिन को बोलते हैं टॉनिक्स भी बोल देते हैं, मेडिसिन को भी। बच्चों वाली जो टॉनिक आते हैं पीने वाली टॉनिक, तो यहाँ पे इसका मतलब हाइपर टॉनिक है। हाई किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? सॉल्ट की। हाई है तो वाटर क्या होगा? लो। मतलब लो सॉल्ट, तो वाटर क्या हो जाएगा? ज्यादा। आइसो का मतलब वाटर एंड सॉल्ट दोनों सेम है ना। तो अब आप खुद देखो, यहाँ पे बात करो अब, ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये हाइपर होगा हाइपो होगा, कैसे होगा? ए वाला मैम वाटर ज्यादा है, Hypotonic. हाइपोटोनिक होगा ना। Yes, sir. और ये वाला Hyper. हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। अब वाटर मूवमेंट बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। Hypotonic to hypertonic. हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो यहीं पे हो जाता है कि भाई हाइपो से हाइपर हो रहा है, तो हाइपो को वो समझता है कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसकी, उसकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो कोई भी ऐसा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वाटर देख लेना बस वहां पे, वाटर किधर ज्यादा है किधर कम है, और फिर बाकी सारे पैरामीटर्स चेक करते चलो। ठीक है। एक और चीज लिखो, वाटर जो होता है वो हमेशा मूव करता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी तक। लो डीपीडी से हाई डीपीडी। अभी डीपीडी क्या होता है? व्हाट इज डीपीडी? डीपीडी इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिनेशन लिख लो उसकी। डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अब आप देखो कमी के अकॉर्डिंग समझो कि भाई हमारे पास जहां पे सॉल्यूट की कमी होगी, जहां पे सॉल्यूट की कमी होगी उसको बोलेंगे लो डीपीडी है उसका। जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा उसको बोलेंगे उसका हाई डीपीडी है। तो कर लोगे ना, लो डीपीडी से हाई डीपीडी क्वेश्चन जाएगा वाटर। सॉल्यूट की कमी है, सॉल्यूट की जगह ज्यादा है। लिख लो जल्दी जल्दी से इसको। डन मैम, हो गया मैम। Next वाली slide दिखा दो. लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट वाली। मैम ये आइसोटोनिक बता दो। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि भाई सेम ही सॉल्ट है और सेम ही अमाउंट में सेम सॉल्ट सेम वाटर। मैम हो गया. अब एक चीज देखो, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इनके बीच में मैंने एक प्लांट सेल लेके रख दिया। ये है यहाँ पे प्लांट सेल। अब एक चीज देखना, प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर होगा तो सेल स्वेल करेगी, फूल जाएगी। Yes, ma'am. निकलेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा।
अब लेट सपोज यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बाहर वाले मीडियम पे डिपेंड करेगा कि सेल स्वेल करेगा या फिर सेल श्रिंक करेगा। बाहर वाले मीडियम में हम लोगों ने रख दिया वाटर ज्यादा और सॉल्ट कम। बाहर वाला मीडियम में वाटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनर वन, तो अंदर वाले में क्या होगा, वाटर कम होगा। तो बाहर से वाटर अंदर एंटर हो रहा है। Yes, ma'am. तो हमारे पास अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सेल है वो स्वेल करे, वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने कहा कि हमारी जो सेल है वो स्वेल करानी है। स्वेल मतलब ना फूल जाना। यस मैम। तो सेल को स्वेल कराने के लिए सेल को हमें किस मीडियम में रखना पड़ेगा? Hypotonic. हाइपरटोनिक। जो मैंने किस मीडियम में रखा है, कोई हाइपर बोल रहा है, कोई हाइपो बोल रहा है। Ma'am, hypotonic. हाइपोटोनिक कैसा मीडियम है? हाइपो ना। हाइपोटोनिक तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमें सेल को स्वेल कराना है, मेरी सेल स्वेल कर गई, तो इट मीन्स मैंने सेल को किस मीडियम में रखा होगा? सेल को हाइपो में रख दिया होगा। Hypotonic. और अगर यहाँ पे बाहर क्या है, वाटर कम है, सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली ये हाइपर हो गया। Hypertonic. अंदर वाला इज कम्पेयर टू हाइपो हो गया। और हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा हमेशा वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइपो से हाइपर। High to low. हाइपो से हाइपर, तो सेल बाहर, वाटर सारा बाहर निकल जाएगा, यस मैम। तो सेल श्रिंक हो जाएगा। Shrink हो जाएगा. इसी श्रिंकेज ऑफ सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, एंड दिस सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। श्रिंक्ड सेल को ही प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। यहाँ पे बाहर भी वाटर ज्यादा है, अंदर भी वाटर ज्यादा है, सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, सेल एसिडिटीज रहेगी, रहेगी या नहीं? यस मैम। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन था और जो सेल का सेप था, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो आइसोटोनिक, और अगर बाहर वाले की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, अंदर की कम, तो सेल श्रिंक करके प्लाज्मोलाइज बन जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। और अगर सेल स्वेल हो रहा है उसको बोलेंगे हम किस मीडियम में रखा, हाइपो। ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड वाला एक क्या क्या? ये थर्ड वाला एक बार और बता दो। थर्ड वाले में क्या था? थर्ड वाले में जितना बाहर था सॉल्ट या वाटर, उतना ही अंदर था, इक्वल अमाउंट में था, ना बाहर ज्यादा है नहीं अंदर कम है, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, तो मूव तो करेगा नहीं, ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, सेल एज इट इज रहेगा ना हमारा। यस जिसे बोलते हैं आइसोटोनिक। जैसे वो होता है किशमिश, पानी में भिगो के रख दो रात में, क्यों फूल जाती है, स्वेल हो रही है? क्योंकि किशमिश के अंदर मिनरल्स ज्यादा होता है, किशमिश के अंदर पानी कम होता है, और बाहर हमने इसको पानी में रख दिया, स्वेल होगी। हम 9th में एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तो आप पढ़ के आए ही हो, 9th 10th में पढ़ाया जाता है। हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो, सेल है तो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की एंट्री हो रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा ये? यस इसके अंदर सेल के अंदर वाटर, सेल के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, उसको एंडोऑस्मोसिस बोल सकता है। Yes, ma'am. यस और जिसमें सेल के बाहर वाटर जा रहा है उसको, Exhaust. ये टर्म्स भी नहीं के ऊपर लिख लो, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, एंडोऑस्मोसिस, आउट ऑफ द सेल, एक्सोऑस्मोसिस। अब एक चीज देखो, वाटर एंटर हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है,
कब तक वाटर? आपने एक चीज देखा होगा कि भाई उसको किशमिश को पानी में रखा, एक लिमिट तक फूलती है वो, इतनी मोटी मोटी थोड़ी ना हो जाती है कि भाई जितना भी पानी है सारा का सारा ही सोख लेती है, लिमिट तक फूलती है ना। यस मैम, यस मैम। आखिरकार वहां पे ऑस्मोसिस को रोकता कौन है? प्लाज्मा। ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ लक्ष्य, क्लास चलेगी बेटा। बोर हो रहे हो क्या क्लास में? मजा नहीं आ रहा? मैम आ रहा है। तो फिर पढ़ लेंगे 8 बजे तक। आप लोग बोर हो जाओगे तब छोड़, ठीक है? वैसे भी फ्री हो भाई, टेस्ट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ लो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया मैंने? मैम वो घर जाना है। कहाँ पे हो छुट्टी? लाइब्रेरी में हो क्या अभी? अच्छा हाँ, तो आप घर चले जाओ ना, सुनते रहो, ईयरफोन्स तो लगा ही रखे होंगे। कितना दूर है लाइब्रेरी? मैम आप कल कौन सा चैप्टर कराओगे? देखेंगे अभी। ये वाला चैप्टर वैसे मुझे लग नहीं रहा फिनिश होगा। कल स्कूल है क्या आप लोगों का? यस यस मैम। छुट्टी रख लो कल की। ओके। नो मैम कल इम्पोर्टेंट है जाना। इंस्पेक्शन है क्या? कुछ बच्चे ने बोला था ग्रुप इंस्पेक्शन चलो। मैम मैंने 3 दिन की ऑलरेडी छुट्टी ले ली। क्या? मैम मैं 3 दिन से छुट्टी पर हूँ। 3 दिन से छुट्टी पर हो? एक आपने बताया था मेरे को 29 की छुट्टी है शायद ओनम की, ट्यूसडे की, है ना? यस यस और 30 की रक्षाबंधन की होगी। मैम थर्सडे को हाफ डे। क्या? थर्सडे को मैम हाफ डे लास्ट 3 डे। तो 30, सुनो भाई सुनो, 30 को 31st की भी तो होती है स्कूल्स की छुट्टी। हाँ हमारे टाइम तो होती थी। 30 को रक्षाबंधन की होगी यस मैम 30 की छुट्टी है। यस और मैम 29 की ओनम की है। मैम 29 का नहीं पता। बच्चों ने बोला था ग्रुप। यस मैम होगी। तो एक काम करेंगे, जितना आज होगा चैप्टर ये कर लेंगे, कल तो आप लोग स्कूल ही जाना। तो ड्रॉपर वाले बच्चों को भी कल मैं ये चैप्टर नहीं कराऊंगी, इन्हीं बच्चों के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश करा दूंगी मैं। ओके मैम। अभी कल ड्रॉपर वालों को तो मैं टेस्ट का डिस्कशन, जो आज टेस्ट हुआ ड्रॉपर वालों का, वो टेस्ट सॉल्यूशन में ही हमको 1-1.5 घंटा निकल जाता है। ओके मैम। ठीक है, तो 29 में कर लेंगे। 29 में तो ट्राई करेंगे फिनिश ही हो जाएगा। और जो 11th वाले बच्चों की रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कॉकरोच। मैम आज ही कराते हो ना ये वाला। आज मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा, विल ट्राई। 8 बजे तक टाइम। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोला ना भाई, बहुत मोटी मोटी नहीं होती, वो फूल के रुक जाती है, क्योंकि एक प्रेशर लगता है वहां पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कंप्लीटली एंट्री ऑफ वाटर को रोक देता है। हमारे में नहीं होता हाँ सर। मैम हमें भी कॉकरोच वाली क्लास का लिंक भेज देना। ठीक है सुल्ताना बेटा, भेज दूंगी। लेकिन उस टाइम आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। मीटर। ऑस्मोमीटर के थ्रू हम इसको मेजर करेंगे। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय पाई। ये तो पता होगा ना, पाई 22/7 वैल्यू होती है, 3.14। अब जो पाई होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के। कि भाई आपको क्या करना है, पाई इज द प्रेशर, कितना प्रेशर चाहिए मेरे को वाटर की एंट्री को रोकने के लिए। तो भाई जितना ज्यादा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा, उतना ही ज्यादा मेरे को प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन को कैसा बनाते जाएंगे हम? हाइपरटोनिक ना। यस मैम। यस उससे उठ के वाटर और ज्यादा उसके अंदर आता जाएगा, क्योंकि हम सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं, मतलब वाटर की कमी कर रहे हैं, और वाटर कम किए जा रहा है। तो भाई जिसके पास ज्यादा है वो तो और ज्यादा वाटर देगा नहीं देगा इसको? यस मैम।
तो इसका मतलब भाई यहाँ पे क्या होगा कि हमको प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर जितना ज्यादा सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा उसको प्रेशर लगेगा। एंड वाटर की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो वाटर मूवमेंट किधर से किधर होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका प्रेशर लो है उससे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर तक जाएगा। अब इस वाली चीज को लास्ट वाले से रिलेट करके देखना सही बैठ रहा है क्या। इधर गया, यहाँ पे इधर सॉल्यूट कम है, इधर सॉल्यूट ज्यादा है। भाई सॉल्यूट कम है तो पाई भी तो इसका कम हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। यस मैम। तो और वाटर इधर मूव कर रहा था, पाई है वो कम है, इधर पाई ज्यादा है, तो लो पाई से हाई पाई की साइड वाटर मूव कर रहा है। सारे पैरामीटर्स मैंने यहीं पे लिखवा दिया आप लोगों को, जिससे आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर लोगे। वाटर किधर से किधर मूव करता है। यस मैम। मैम लो पाई से हाई पाई की तरफ मूव करा तो ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया ना। नहीं, एक्टिव और पैसिव यहाँ ऐसे नहीं देखते, एक्टिव और पैसिव कॉन्सेंट्रेशन पे देखते हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है उसमें बात करेंगे हम। यहाँ पे ऐसी नहीं बात करोगे इसकी, ऐसे तो भाई पूरे ही कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे हमारे। ओके मैम। ऐसे नहीं करना है इसको। ऐड कर लो उसको भी जल्दी से। फिर मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया डीपीडी, लिखवाया था डीपीडी। यस मैम। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ये वाली मैम आगे से आगे बताओ। ये यस मैम हो गया। डीपीडी की फुल फॉर्म तो याद रहेगी ना सबको, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। वहां पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, मतलब सॉल्यूट कम और डीपीडी भी कम। डीपीडी का एक फॉर्मूला होता है, डीपीडी इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ, ये डीपी वो डिस्प्ले फोटो वाली नहीं है, डीपी इज डिफ्यूजन प्रेशर माइनस डीपी ऑफ, मेरी वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है ना। नो मैम। नो मैम। ये लिख लो, डीपी ऑफ ऑस्मोटिक सॉरी वाटर, प्योर वाटर माइनस डीपी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन पता है ना, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब यार सॉल्यूट लिख दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यस मैम। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्यूट है इसके अंदर, और प्योर वाटर कोई सॉल्यूट नहीं है, और डी प्योर वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जीरो। जीरो। और सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका प्योर वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। इसका ज्यादा होगा। तो डीपीडी इज इक्वल्स टू हाई वाटर पोटेंशियल माइनस लो। डीपीडी का फॉर्म मतलब डीपीडी अगर आपको कोई निकालने के लिए दे दे तो वाटर पोटेंशियल को माइनस कर देना हाई से लो वाले में से, कर सकते हो। या फिर डीपीडी फॉर्मूला ओपी माइनस टीपी। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी का मतलब होता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर का मतलब होता है वॉल पे लगने वाला प्रेशर। आपको खुद सोचो, अभी हमने वो वाला प्रोसेस कराया है पीछे वाला, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले में, हाँ इस वाले में सेल स्वेल कर रहा है, सेल के अंदर बहुत सारा वाटर एंटर होते जा रहा है, सेल स्वेल करता जा रहा है, तो सेल की जो वॉल है उस पर प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा मैम। इसके पास सेल वॉल है इसलिए इसको बस्टिंग से बचा लेगा, बस्ट नहीं होने देगा, लेकिन प्रेशर तो लगेगा। उसीलिए इस सेल को हम बोल देते हैं टर्जिड सेल, क्योंकि ये सेल क्या हो जा रही है, मोटू हो जा रही है, नहीं हो रही है। टर्जिड का मतलब होता है मोटू। यस मैम। और जिस सेल के अंदर कुछ नहीं होता, ना तो वाटर बाहर गया ना अंदर गया,
मतलब वाटर पता है यहाँ पे, अब आप सोचोगे मैम अंदर बाहर वाटर ना एंटर हो रहा है नहीं बाहर जा रहा है, इसमें क्या होता है जितना वाटर एंटर हुआ उतना ही बाहर रिमूव, जितना एंटर हुआ उतना ही रिमूव, ये चलता रहता है इसके अंदर। इसलिए इस सेल को हम बोल देते हैं फ्लैशिड सेल। ये टर्म है जो आपको मिलेगा। टर्जिड का मतलब मोटा हो चुका है, एक टर्गर प्रेशर लग चुका है इसकी वॉल्स पे। फ्लैशिड कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है, उसको बोलेंगे फ्लैशिड। क्लियर? और इसको तो हमने बता ही दिया, प्लाज्मोलाइज सेल, टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल, प्लाज्मोलाइज सेल, 3 टर्म्स। Okay. ठीक है, अब एक चीज देखो, फ्लैशिड सेल है मेरे पास, आगे लिख दूं इन्हीं वाली चीज को। Yes, ma'am. फ्लैशिड सेल कब बनेगा? आइसोटोनिक में ना, Yes, ma'am. टॉनिक में तो बना, तो भाई यहाँ पे सेल फ्लैशिड है, उसके ऊपर कोई बाहर से टर्गर प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो इसका टीपी 0 हो जाएगा। Yes, ma'am. तो इसका डीपीडी कैसे निकालोगे? डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. और अगर हम टर्जिड के लिए बात करें, वॉल प्रेशर लगेगा भाई, और वॉल प्रेशर कब लगेगा? जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस रोकना है, और ज्यादा वाटर नहीं एंटर होने दे रहा। देखो एक चीज, बाहर से वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है, तो और ये वॉल ऐसे अपोजिट प्रेशर लगाएगी अंदर से कि भाई बस और वाटर नहीं आना बाहर से ऑस्मोसिस के लिए। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर जो है वो टीपी के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तभी तो सेल मोटू बनेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है और टर्गर प्रेशर लग रहा है, वॉल भी प्रेशर लगा रही है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो यहाँ पे डीपीडी कितना हो जाएगा? 0 0. हो जाएगा। एंड प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर, प्लाज्मोलाइज का चाहे लिखो भी मत, ये 2 लिख लो। टर्जिड वाले में क्या होता है बेटा, टर्जिड हो गया है सेल, बहुत ज्यादा मोटी हो चुका है, अब वो नहीं चाहता और ज्यादा उसके अंदर वाटर एंटर हो, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, लगाएगा। एक साइड में हमारी वॉल्स प्रेशर लगाएंगी अंदर से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो चुका है, तो दोनों प्रेशर लगाएंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर दोनों लगाएंगे, बाहर से ऑस्मोसिस का प्रेशर लगेगा, अंदर से वॉल का प्रेशर लगेगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो हमारा डीपीडी 0 0 तभी तो होगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टीपी को उठा के इधर लेके आएंगे। अगर समझ? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन वी हैव इम्बिबिशन। इम्बिबिशन इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अब तक देखो हम सिर्फ डिफ्यूजन की टाइप्स पढ़े जा रहे हैं। मम्मी इसी टॉपिक का पार्ट है। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है ये। मैम ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर से लगता है, मैम वो तो अंदर से लगेगा ना। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा बाहर से लगेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना है हमें, ऑस्मोसिस प्रोसेस। इम्बिबिशन का एग्जांपल सबसे अच्छा वो मॉनसून सीजन में देखा जाता है। क्या होता है मॉनसून सीजन में, हमारे जो वुडन डोर्स विंडोज होते हैं वो सब वो एकदम बहुत ऐसे लगता है ना बड़े बड़े साइज के हो गए, अकड़ जाते हैं, अपने फ्रेम में सेट नहीं होते, वो वाले जिसको हम बहुत रेयरली खोलते बंद करते हैं, होता ही नहीं होता यहाँ पे, Yes. को इम्बिबिशन बोलते हैं। क्यों? बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर ज्यादा है, और सेल्यूलोज इज द गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, जितने भी वुडन डोर्स होते हैं वो सब सेल्यूलोज से ही तो मिलके बने होते हैं। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो होता है भाई उनके अंदर। Ma'am, screen stuck हो गई। मैंने लिखा नहीं अभी कुछ, Okay. सेल्यूलोज से बने होते हैं ना, तो वहां पे बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर ज्यादा है, और हमारे वुडन गेट्स के अंदर वाटर कम है, तो हाई से लो ही वाटर मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, ये हमारा
थर्मिक प्रोसेस होता है। दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहाँ कहाँ देखा जाता है ये हमारा देखा जाता है ड्राई वुडन डोर्स में एंड आपके जो सीड्स होते हैं उनके अंदर। मैम फिर इसमें एनर्जी रिलीज कैसे होगी? एनर्जी रिलीज होगी बेटा इसके अंदर। अब एनर्जी रिलीज होती है ना, इसी प्रोसेस को हम वो बोल देते हैं हीट ऑफ वेटिंग प्रोसेस। हीट ऑफ वेटिंग। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप खुद देखो सेलुलोज है हमारे पास, सेलुलोज वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। बिकॉज वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, बिकॉज एनर्जी बनाने के लिए उसको वाटर चाहिएगा, तो सेलुलोज और ज्यादा वाटर की उसके पास कमी होती चली जाती है, अपनी कॉन्सेंट्रेशन कम करता चला जाता है वो। वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करता जाएगा, अपनी एनर्जी कम करता जाएगा, मतलब वाटर की अमाउंट कम करता जाएगा, जिसकी वजह से उसके पास हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी, बाहर हाई, जिस वजह से हमेशा हाई से लो उसके अंदर डिविजन होता रहेगा। और यस मैम। वो सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको बोलेंगे हम, ये हमारे पास जैसे वुडन गेट्स हैं और मैच्योर सीड्स हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दीज आर नोन एज इम्बीबेंट। और जो एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब वाटर ना, तो जो सॉल्वेंट होगा उसको बोलेंगे इम्बीबेट। वाटर इज इम्बीबेट और जिस डोर पे एब्जॉर्ब हो रहा है वो इम्बीबेंट। सॉल्वेंट मतलब हुज एब्जॉर्प्शन अकर्स। इसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना ही होना चाहिए। यहाँ पे इम्बीबेट और इम्बीबेंट के बीच में एक एफिनिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एफिनिटी होनी चाहिए बिटवीन इम्बीबेट एंड इम्बीबेंट। एफिनिटी का मतलब है जैसे कि कोई सब्सटेंस है वो वाटर सॉल्युबल है, भाई वो एफिनिटी होनी चाहिए ना उसके पास सॉल्युबलाइज होने की, उतना ही अच्छे से, जिसकी जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी वो उतना ही जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाएगा। वह नहीं होगा? ऐसी रेट ऑफ एफिनिटी दिया जाता है। रेट ऑफ एफिनिटी लिख लो। सबसे ज्यादा जो एफिनिटी का रेट होता है वो होता है आपका फाइलो कोलॉइड्स का, फिर पैक्टिन, देन प्रोटीन, देन स्टार्च, देन सेल्यूलोज। अब फाइलोकोलाइड से कुछ कुछ याद आ रहा होगा, अगार अगार, कैरागिन, एल्गिन, दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर को होल्ड करके रख रहे हैं ज्यादा टाइम तक, वाटर को डिसॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी उसकी फाइलोकोलाइड्स या फिर हाइड्रोकोलाइड्स उनकी हुई ना, जैसे स्फेगनम पीटमोज ट्रांसशिपमेंट में लिविंग मटेरियल के यूज करता है। यस मैम। इसलिए एफिनिटी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोबारा बता दो क्या सृष्टि? मैम, वाला बता दो दोबारा। देखो ये मेरा पेन है, ठीक है, ये पेन क्या है? लकड़ी का बना हुआ है। मैंने इसको क्या करा, इसको एक बॉक्स बना रखा बिल्कुल इसी के साइज का, उस बॉक्स में बहुत इजीली फिट हो जाता है ये। लेकिन बारिश का मौसम चल रहा है, पेन इधर उधर पड़ा है, मैंने इसको उठा के बॉक्स में फिट किया, जा ही नहीं रहा अंदर। ये बॉक्स, ये पेन, क्योंकि पेन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया इसका, दिस इज इम्बीबेंट। इसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ विच इज इम्बीबेट। मैम जो यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, मतलब मॉइस्चर। नई गैसियस स्टेट में थोड़ी ना होता है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है, जैसे उसको बोलते हैं नमी टाइप से, तो गैस में थोड़ी ना होता है। ओके मैम। वेपर्स की फॉर्म में नहीं, वेपर्स की फॉर्म में भी नहीं होता।
सकता है वैसे वेपर्स की फॉर्म में भी। और फिर आप देखते हो मॉनसून के जाने के बाद वो वापस से अपना उसी सेम उसमें स्ट्रक्चर में आ जाता है, यस क्योंकि मैम। वाटर की कमी हो जाती है, सेलुलोज के अंदर वाटर भर जाता है, वापस दे देते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फिनिश होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट कराया, कैसे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कराए, हमने वो सारा सीखा। लॉन्ग डिस्टेंस वाला स्टार्ट करें? मैम कल मतलब अगले दिन। मैम कल कर लेंगे। बस एक लेक्चर और लगेगा इसका, एक लेक्चर में चैप्टर निपट जाएगा। हाँ तो मैम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कल नहीं करेंगे, बट 12th जो 11th वाले बच्चे हैं ना उनका कल नहीं कराऊंगी, उनको कल कॉकरोच स्टार्ट कराऊंगी मैं, या फिर कोई और चैप्टर जो आप बोलोगे वो कर लेंगे, ठीक है।